नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। खबर उत्तराखंड में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 188वें एपिसोड में देश की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने प्रेरणादायक उपलब्धियों और बदलते भारत की ऊर्जा पर खास जोर दिया। उन्होंने उत्तराखंड के तेजी से बढ़ते विंटर टूरिज्म से लेकर इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता में देश के युवाओं द्वारा दिखाए गए साहस और नवाचार तक कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष स्नेह को प्रकट करते हुए राज्य के विंटर टूरिज्म, साहसिक खेलों और वेडिंग डेस्टिनेशन और तेजी से बढ़ती पर्यटन संभावनाओं का उल्लेख किया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की बढ़ती लोकप्रियता से लेकर आदि कैलाश, अल्ट्रा मैराथन और आगामी विंटर गेम्स के साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में देवभूमि की उभरती पहचान पर प्रधानमंत्री के विचार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देते हैं। इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। सर्दियों के मौसम में औली, मुनस्यारी, चोपटा और डेयारा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे हुआ था। इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक मात्र 2000 से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है। साथियों, कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। होम स्टे को लेकर नई पॉलिसी भी बनाई गई है। साथियों, सर्दियों में मेड इन इंडिया अभियान की भी अलग धूम होती है। सर्दियों की सुनहरी धूप हो, पहाड़ से उतरते कोहरे की चादर हो, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहाड़ भी अब खूब पॉपुलर हो रहे हैं। कई शादियां तो अब खास तौर पर गंगा जी के किनारे हो रही है। साथियों, सर्दियों के इन दिनों में हिमालय की वादियां एक ऐसे अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं जो जीवन भर साथ रहता है। अगर आप इस सर्दी में कहीं जाने का विचार कर रहे हैं तो हिमालय की वादियों का विकल्प जरूर रखिएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी बिरसा मुंडा नगर पहुंचे। पूरे परिसर में सीएम धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। देश भर से आए प्रधान प्रतिनिधियों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। युवा शक्ति के उत्साह और उमंग को देखते हुए सीएम धामी ने कहा कि एबीवीपी के राष्ट्र निर्माण की अग्रणी धारा है और सीएम धामी ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। प्रदर्शनी में दिखाए गए सुरक्षा मॉडल और साहसिक अभियानों की मुख्यमंत्री से सराहना की। बिरसा मुंडा नगर में लगी प्रदर्शनी के विशेष सेक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार ने सभी स्कूलों में प्रतिदिन गीता श्लोक पाठ की अनिवार्य किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पूर्ण जागरण के अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। भारत अपने गौरवशाली इतिहास, परंपराओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व कर रहा है और विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड आस्था और संस्कृति का केंद्र है।
धर्मांतर किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और हमने उत्तराखंड में धर्मांतरण का सजा कानून बनाया है और उसमें हमने उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है। वहाँ पर 10 साल की सजा पहले होती थी। और तो जैसा मनोज ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेना चाहिए वहाँ पर, और धर्मांतरण पर धर्मांतर किसी भी कीमत पर हमारे देश की संस्कृति में कोई हिस्सा नहीं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर धामी जी को उत्तराखंड वन विभाग के नए चीफ का ऐलान। डॉक्टर रंजन कुमार मिश्र बन गए हैं। आपको बता दें कि फॉरेस्ट चीफ 1993 बैच के आईएफएस अफसर है रंजन कुमार मिश्र। फॉरेस्ट चीफ समीर सिन्हा हुए रिटायर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि 1993 बैच के आईएफएस अफसर जो हैं उत्तराखंड वन विभाग के नए चीफ बने हैं डॉक्टर रंजन कुमार। हल्द्वानी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा बीती रात हिरासत में लिए गए हल्द्वानी के बनभूलपुरा से एक मौलाना कासिम सहित दूसरे व्यक्ति को विस्तृत पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया है। दोनों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी ली गई थी। एजेंसी की ओर से पूछताछ पूरी होने के बाद दोनों को नियमानुसार छोड़ा है। इधर नैनीताल जिले के एनआई की जांच प्रक्रिया भी जारी है, जिसके तहत सुरक्षा एजेंसियों कई बिंदुओं पर और जानकारी जुटा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के लिए बुलाया गया था और जो ले गए थे वो और जो पूछताछ हुई उसको कॉपरेट किया गया। शिषपाल सिंह बिष्ट ने राज्य सरकार के रिवर्स पलायन संबंधी दावों को झूठा करार करते हुए कहा कि 25 से 35 वर्ष की आयु के युवा बड़ी संख्या में राज्य छोड़ने को मजबूर हैं और सरकारी आंकड़ों पर उनका भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार पलायन बढ़ रहा है, गांव खाली हो रहे हैं, जबकि सरकार कागजी दावों के आधार पर सफलता का ढोल पीट रही है। शिषपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 2018 से पहले भी बड़े बड़े वादे किए थे, जिन पर विश्वास कर कई युवा गांव लौटे, परंतु परिणाम शून्यता के जो है कारण वापस जो है उनको लौटना पड़ा। कि ये सरकारी आंकड़े हैं, इन पे युवा ही भरोसा नहीं करेंगे। आज स्थिति ये है कि लगातार उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और गांव के गांव खाली हो गए हैं। सरकार बार बार रिवर पलायन का दावा कर रही है। 2018 से पहले भी भाजपा की सरकार ने ये बड़े दावे किए थे। आपने देखा कि सरकार के दावों पे भरोसा करके, सरकार के वादों पे भरोसा करके युवा लौटे जरूर थे। देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है, जिसमें देश विदेश से आए 4000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे ऋषिकेश विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वे स्वयं एबीवीपी के छात्र रहे हैं, इसलिए संगठन के कार्य और उसकी ताकत को भली भांति समझते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 1984 में उन्होंने डीएवी कॉलेज से विद्यार्थी परिषद के नाम पर चुनाव जीता था। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का यहाँ उसका आयोजन हो रहा है। 71वां अधिवेशन है ये, और विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो विश्व में सबसे बड़ा छात्र संगठन है और छात्रों का निर्माण करने का, कैसे उसको देश के, राष्ट्र के प्रति एक संवेदनशील नागरिक बनाने का काम अगर कोई करता है तो वो विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन करते हैं। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण कैसा होता है, ये विद्यार्थी परिषद करता है। मुझे लगता है देश भर से आए छात्र यहाँ जो आए हैं वो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे
और आगे आने वाली जो हमारे जितने फ्यूचर में जनरेशन्स हैं, जितनी आगे जो हमारा फ्यूचर इंडिया है, मैं कहूंगी कि भारत है, उसमें वो एक अच्छी सहभागिता वो करेंगे। और यहाँ उत्तराखंड के जितने कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व कार्यकर्ता हैं, अभी के जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इस व्यवस्थाओं में और सभी चीजों में यहाँ जुटे हैं। उन सबको भी सभी को शुभकामनाएं। देखिए, हमारा ये पहली बार उत्तराखंड में 71वां अधिवेशन हो रहा है और ये 3 दिन चलेगा, 28, 29, 30 और लगभग 2000 युवा इसे प्रतिभा पूरे देश भर से कर रहे हैं। और ये जो अधिवेशन हो रहा है, इससे उत्तराखंड को एक नई दिशा मिलेगी, युवाओं को नई दिशा मिलेगी और एबीवीपी को नई दिशा मिलेगी। देखिए, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुरातन छात्र होने के नाते, आपको याद होगा 1984 में डीवीपीजी में मैंने विद्यार्थी परिषद नाम से चुनाव लड़ा था और मुझे खुशी हो रही है कि आज मेरे इसी देहरादून में विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। उत्तराखंड वासियों के लिए सौभाग्य की बात है और देवभूमि उत्तराखंड में कार्यक्रम हो रहा है, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आए हुए तमाम जो हमारे प्रतिनिधि हैं पूरे देश भर के, उनका बहुत स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और आप जानते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जो राष्ट्रहित की बात करता है, छात्र हित की बात करता है, राष्ट्रता के भावनाओं से ओतप्रोत है और देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश भर में से पहुंचे प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का युवा वर्ग कई नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रवाद की भावना पहले से ही अधिक मजबूत हुई है और भारत की युवा शक्ति देश को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति की शुरुआत एबीवीपी के होने के कारण संगठन से आत्मीयता और योगदान का संबंध आज भी उतना ही गहरा है। धामी ने बताया कि एबीवीपी में विभिन्न पदों पर सेवा का अवसर पाकर उन्होंने राष्ट्रीय विचार, अनुशासन और संगठनात्मक कार्य संस्कृति से महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त की। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ का एक बयान भी सामने आया है। विधायक तिलक राज बेहड़ का कहना है कि जिस स्मार्ट मीटर का विरोध उनके द्वारा सड़क से विधानसभा तक किया गया है, उसकी सच्चाई सामने आ गई है, लेकिन बीजेपी को पहले समझ नहीं आया। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए तब उनका भी विरोध इसी प्रकार से किया गया था। स्मार्ट मीटर को लेकर विधानसभा में भी बातें रखी गई थी और सारी शंकाओं को दूर भी किया गया था। पहले भी कहा था स्मार्ट मीटर गरीबों का खून चूसने वाला है, स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, विरोध किया था। सड़क से लेकर पहले मीटर तोड़े, फिर सड़क पर लड़ाई लड़ी, फिर वहां तक गए, विधानसभा तक, और आज सरकार पुनर्विचार करने को एमडी तैयार है। कह रहे हैं कि इसके बिल ज्यादा आ रहे हैं, हम उसकी जांच करेंगे। अरे बिल तो आएंगे ही ज्यादा, ये मीटर ही इसी टाइप का बना हुआ है लूटने के लिए। ये जनता की लड़ाई की पर मोहर लगी है, ये जनता की लड़ाई है जो जीती गई है और आगे भी फिर दोबारा लड़ाएंगे तो फिर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। मीटर नहीं लगने देंगे, विरोध इसका जारी रहेगा। सर और उसके बाद साल तक वो चल रहा है, कोई दिक्कत हमको ऐसी आई नहीं है। ऐसे स्मार्ट मीटर का भी एक इशू आया था, विधानसभा में पूरी चर्चा इस पर हुई और बताया गया था स्मार्ट मीटर किस तरह से काम करेंगे और पोस्ट पेड होंगे। पहले वो डाउट था कि प्रीपेड होंगे तो अगर मान लो पेमेंट नहीं है तो उसकी देर बिजली नहीं चलेगी, ऐसा करके एक संशय था। तो विधानसभा में स्पष्ट कर दिया गया था और अगर कोई टेक्निकल कोई कमी है, कोई फॉल्ट है तो वो दूर किया जाएगा। तो टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाना गलत है ये कहना उचित नहीं। आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई है और नई टेक्नोलॉजी को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। देहरादून से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में तेजी सिर्फ वर्तमान सरकार का योगदान नहीं बल्कि पिछली सरकार की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि धामी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो इसमें पूर्व सरकारों की नीति और शुरू की गई परियोजनाओं का बड़ा हाथ होगा।
चार धाम यात्रा का मैंने जिक्र किया, ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 5 साल में हुआ है, ये 4 साल में हुआ है, ये पहले से योजनाएं चली आ रही। कहीं तो रेलवे लाइन की योजना ऐसी तो नहीं क्यों अभी आई है, ये पहले से चली आ रही। धीरे धीरे हम लोग काम बढ़ा रहे हैं और धामी जी के सरकार में 4 साल में उसको और गति मिली है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है और जिस दिन मेरी सरकार बनी है उस दिन से हम लगातार काम आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। इनमें सबसे अधिक पलटी, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी और चमोली में दर्ज की गई है। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और होम स्टे जैसे क्षेत्रों में लोग गांव लौटकर नई आजीविका खड़ी कर रहे हैं। आयोग का कहना है कि ये आंकड़े राज्य में सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत करते हैं। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने बताया कि लौटकर आए लोग अब नए मॉडल के साथ काम कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी दे रहे हैं। लगभग 6,500 लोग का कुछ चिन्हित हमने किया है, जो लोग लौटे हैं। ज्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे। नया इनिशिएटिव ये है कि जो लोग आए हैं उनसे हम जनपद में ही जाके भेंट कर रहे हैं और उनके साथ बैठकें कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश। देहरादून में अपनी मांगों को लेकर पिछले 19 दिनों से हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं ने आज घंटाघर पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता रैली के रूप में धरना स्थल पहुंचे, जहां उनका प्रदर्शन समाप्त हुआ। बार एसोसिएशन के सचिव राजवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ है। अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि पुराना चैम्बर परिसर वापस दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है, आंदोलन जारी रहेगा। उन्नीस दिनों में 2 बार हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप हो चुकी है और पिछले 2 बार, एक बार जिलाधिकारी महोदय और एक बार गृह सचिव साहब यहाँ पर शैलेश बगोली जी धरनास्थल पर आ चुके हैं। थोड़ा बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है, लेकिन कोई ठोस रिजल्ट अभी तक नहीं मिल पाया है। एक कमेटी गठित की गई है जिसमें 4 अधिवक्ता हैं, एमडीडीओ के सेक्रेटरी और एससी यहाँ पे सुप्रीम इंजीनियर है वो उसमें है। वार्ता का क्रम प्रारंभ हुआ है, लेकिन जो ठोस नीति अधिवक्ता चैम्बर के लिए चाहता है उस पर अभी तक कोई ठोस वार्ता नहीं हुई। उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति का सकारात्मक असर अब साफ दिखाई देने लगा है। राज्य में फिल्म निर्माण और शूटिंग गतिविधियों में तेजी आई है, जिससे उत्तराखंड एक आकर्षक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। नीति के तहत हिंदी फिल्मों के लिए 1.5 करोड़ तक और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 25 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स को भी सब्सिडी में शामिल किया गया है। जी सर। उसको हम लोगों ने अपनी फिल्म नीति में जोड़ा। साथ ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके भी जो प्रावधान थे कि हम अपनी स्थानीय संस्कृति, स्थानीय भाषा, स्थानीय त्योहार को कैसे बढ़ावा दें, उसका कैसे संरक्षण और संवर्धन करें, तो शिक्षा नीति को जोड़ते हुए अन्य प्रदेश की नीतियों का अध्ययन करते हुए जो हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए नई फिल्म नीति बनाई, जिसमें स्थानीय जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, बोली, भाषा उसको संरक्षण देने के साथ ही साथ प्रदेश में दूसरी भाषा की फिल्मों की शूटिंग भी हो। उसमें एक अच्छी जो सब्सिडी पहले थी फीचर फिल्म्स के लिए जो 50 लाख रुपए दी जाती थी उसको बढ़ा करके 3 करोड़ किया गया। ऐसे ही स्थानीय बोली भाषा की फिल्मों की जो सब्सिडी थी उसको भी बढ़ा करके 2 करोड़ दिया गया। तो उसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी सर। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोग पूरी तरह गंभीर है और किसी भी प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं से अपील करते हुए बताया कि कोई भी पीड़ित महिला अपनी शिकायत सीधे हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकती है। यह सुविधा फोन कॉल और व्हाट्सएप दोनों के माध्यम से उपलब्ध है।
लेकिन हमारा एक नंबर है, मैं आपको भी बता देती हूँ, जिसमें कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप वहाँ कंप्लेंट भेज सकते हैं या वहाँ टेलीफोन के माध्यम से। तो एक जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से हम कोई भी उत्तराखंड में कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, उसमें 8126774374 ये हमारा नंबर है। इस पे आप अपनी कंप्लेंट व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और बात भी आप कर सकते हैं। देहरादून में जिलाधिकारी सरवीन बंसल ने कलेक्टर सभागार में राइफल क्लब फंड के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और असहाय 7 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान लाभार्थियों को चिकित्सा, उपचार, मकान मरम्मत और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए सहायता राशि के चेक सौंप दिए गए। डीएम बंसल ने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि पहले राइफल क्लब फंड का उपयोग मुख्य रूप से हथियारों के लाइसेंस और नवीनीकरण जैसे कार्यों के लिए किया जाता था, लेकिन अब जिला प्रशासन इस फंड को उन लोगों की मदद में लगा रहा है। देखिए, ऐसे समाज वर्ग में कई ऐसे फैमिलीज हैं, परिवार हैं जिसमें कोई फैमिली ट्रेजेडी हो गई है या गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। किसी फैमिली मेंबर की आकस्मिक निधन हो गया है, किसी में दिव्यांग हो गए फैमिली मेंबर या माता और कोई आय का साधन नहीं है और बच्चे अध्ययनरत हैं स्कूल में या कॉलेज में, और जो एक मिनिमम इनकम चाहिए एक फैमिली को, परिवार को संचालन के लिए, वो भी शेष नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ केसेस को तो हम ऑनरेबल सीएम विवेकानंद कोष को रेफर करते ही हैं और कुछ केसेस में इमीडिएट उनको असिस्टेंस की जहां पर आवश्यकता प्रतीत होती है। तो जो हमारा राइफल क्लब है, जहां पे जितने भी हमारे शस्त्र के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वहां पे उनसे अकाउंटेड ट्रांजेक्शन, अकाउंटेड कॉन्ट्रीब्यूशन जो रिप्लेनिश होते हैं अकाउंट में, उसके जरिए उनको इनकी परिस्थितियों अनुसार चेक के माध्यम से पेमेंट्स की जाती हैं, सहायता प्रदान की जाती है। तो ऐसे आज 7 परिवारों को मदद करने का प्रयास किया गया है कि जिससे जो उनका एक समावेश और जो संचालन रुका हुआ है, जीवन यापन रुका हुआ है, उसमें कुछ स्टिमुलस मिल सके। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत